नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपने देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बहुत से किसान आज भी गरीब हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए, उन्हें समृद्ध बनाने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाँव हो या शहर, अगर आपके घर के आसपास जमीन है तो आप फल सब्जियां जरूर उगाएं, क्योंकि बाजार से जो भी फल सब्जियां आप लेते हैं वे रसायनों के प्रयोग से उत्पादित किए रहते हैं, जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसलिए यदि आप अपने घर के आसपास गृह वाटिका बनाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं, जिस पर तकनीकी जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा की विषय विशेषज्ञ शशि वर्मा। ग्रामीण महिलाएं हमारे क्षेत्र में जो खेती का 70% से ज़्यादा काम करती हैं, उनको पोषण की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि खान पान का सारा कार्य ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं ही करती हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, हरी सब्जियां हमारे खान पान का एक अभिन्न अंग है और हरी सब्जियों में आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो हमारे शरीर के पोषक तत्वों के लिए अधिक आवश्यक है। उसके लिए हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी हैं। गर्मियों के ऋतु में जब सब्जियां कम होती हैं तो महिलाएं घर में पोषाहार वाटिका लगाकर अपना आर्थिक रूप से अपनी बचत कर सकती हैं और एक परिवार को संतुलित पोषण दे सकती हैं। किचन गार्डन से घर को प्राकृतिक सुंदरता देने के साथ घर के आसपास ताज़ी ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है तथा घर को गर्मी में ठंडा तथा ठंड में गर्म बनाए रखता है। इन सब लाभों को देखते हुए यदि आपकी जिज्ञासा है कि आपको भी एक किचन गार्डन स्थापित करना है तो आप भी स्थापित कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंदर घिया, टिंडा, तरोई, कद्दू, पेठा, करेला, चौलाई, धनिया, इस तरह की सब्जियों को लगाया जाता है। अन्य सब्जियों में आपका प्याज भी आता है और टमाटर भी है, बैंगन भी है, हरी मिर्च भी है। तो ये सब्जियां हम अगर अपनी गृह वाटिका में लगाते हैं तो सभी तरह का खान पान में इसको सम्मिलित कर पोषण को उचित और पौष्टिक बनाया जा सकता है। अब इसमें लगाने के लिए हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसको पहले उसके अंदर उसकी अच्छी तरीके से खुदाई कर देनी चाहिए, देसी गोबर की खाद मिलाने देनी चाहिए और साथ में अगर नीम की पत्तियाँ उपलब्ध हैं तो उनको सुखाकर भी उसका पाउडर मिलाकर मिला देना चाहिए, जिससे उसके अंदर निमेटोड, दीमक या अन्य किसी तरह की बीमारी की समस्या हो तो वो ख़त्म हो जाए। जो उसकी खुदाई करने के बाद समतल रूप से क्यारियों को तैयार कर लेना चाहिए, तब हमको उसके अंदर अपनी जो भी सब्जियां हैं उनकी बुआई करनी चाहिए। 8 से 10 क्यारियां बनानी चाहिए, जिसमें प्रत्येक सब्जी को हमको लगाना चाहिए। जैसे आपकी हमने बताई घिया है, तरोई है, टिंडा है, चौलाई है, मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, ये सारी सब्जियां हम एक एक क्यारी के अंदर लगा देंगे और इसकी देखरेख हर तीसरे चौथे दिन इसमें पानी डालकर करेंगे। अगर इसमें किसी तरह का खरपतवार आता है तो उस खरपतवार को हम हाथ से निकाल देंगे, जिससे वो सब्जियों को पोषक तत्व जो उसके बढ़वार के लिए ज़रूरी होते हैं वो खराब नहीं करें। समय समय पर उसमें पानी देंगे और नित्य रूप से उसके अंदर ये ध्यान रखेंगे किसी भी तरह का कीट का या बीमारी का प्रकोप नहीं हो। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च, ये सब्जियां ऐसी हैं जो अक्सर घरों में पसंद करी जाती हैं और हर सब्जी को बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। गर्मियों के अंदर टमाटर का भाव बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो अगर हमने हमारी गृह वाटिका के अंदर इसको लगाया होता है तो हमारे आर्थिक रूप से बचत होती है और सब्जी को पूरा पोषण मिलता है। साथ ही हरी मिर्च हर खान पान का एक पसंद भोजन का अंग है। हरी मिर्च के बढ़ते भाव दाम को देखते हुए ग्रामीण महिलाएं इसको अपने जो भी सब्जियां बोती हैं उसकी 1 से 2 क्यारी जरूर लगाएं। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों को सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। पौधों एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट की थोड़ी मात्रा में प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर सकते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर देना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए।
आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। उर्वरकों के प्रयोग के बाद सिंचाई करना चाहिए। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताजा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि ग्रामीण महिलाएं गर्मियों के अंदर पोषाहार वाटिका लगाकर अपनी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाकर घर की जो आहार नियोजन है, आहार तालिका है, उसको सुधार कर सकती हैं, आर्थिक रूप से बचत कर सकती हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकती हैं। किसान भाइयों, जिस प्रकार मानव को अपने जीवन यापन करने के लिए भोजन, पानी और घर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार फसल को मृदा और पानी की आवश्यकता होती है। परंतु कृषि उत्पादन के अधिक दबाव के कारण हम वनों तथा चारागाहों को खेत के रूप में बदलते गए और अनियमित तरीके से सिंचाई करने से पानी की कमी आ गई। फलस्वरूप उपजाऊ भूमि का कटाव, घटता भूमिगत जल स्तर के कारण कृषि के सामने विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। तो इन विकट परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर सौरभ वर्मा से। जो विषय है जिस पे मैं आज आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ, वो जो है जल और मृदा संरक्षण पे है, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत इस समय समस्या है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपने प्रक्षेत्रों पे या जहाँ पे हम लगातार खेती करते आ रहे हैं, वहाँ पे मृदा को अगर देखा जाए या किसी भी तरह से उनका कहीं ना कहीं किसी भी रूप में क्षरण होता जा रहा है और जो उत्पादन का स्तर है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें दो तीन चीज जो हम लोग अपनी प्रक्रिया करते हैं या सस्य क्रियाएं कर रहे हैं, उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें योगदान है क्षरण होने में। देखिए, दो तीन चीज इसमें प्रमुख जानने की बात है, जो अगर किसान को अपने तकनीकी बिंदु से अगर उसको ध्यान में रखे जाए कि जब हम लगातार कृषि क्षेत्र में लगातार हम उसमें सस्य क्रियाएं या ट्रैक्टर के माध्यम से या उसमें अगर जुताई करते हैं और लगातार करते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है मृदा का क्षरण और एक जो इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है कि इसमें एक कार्बन तत्व जो हमारे क्षेत्रों में पाया जाता है, उनका क्षरण सबसे ज़्यादा होता है। और उस क्षरण से जो है कहीं ना कहीं जो हमारी जो लागत में भी कमी आई है, या जैसा आप सुनते भी आ रहे हैं कि क्षेत्रों में जीवांश कार्बन की कमी होती जा रही है, तो एक तरह से वो है क्या कि हम धीरे धीरे उनका क्षरण होता जा रहा है। और ये ज़्यादातर हम जहाँ लगातार खेती करते आ रहे हैं या जहाँ लगातार खेतों से जुताई करते जा रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और इसका प्रमुख कारण इसीलिए एक जो नई तकनीक है, आप देखते होंगे कि जिसमें हम लोग संसाधन संरक्षण तकनीकों की बात करते हैं, जहाँ हम बिना जुताई गेहूं की बुआई की बात करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे इसको जो जोड़ा गया है वो इनके मृदा के क्षरण को रोकने के लिए किया है। मृदा क्षरण की समस्या ढालू स्थानों पर अधिक देखी गई है। जल द्वारा मृदा क्षरण की समस्या को कम करने के लिए हमें पानी के बहाव की गति को कम करना होगा। अतः इसके लिए कंटूर और सीढ़ीदार खेती सबसे उपयोगी है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए गैबियन संरचनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। किसान भाइयों, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता। दूसरी इसमें एक और देखिए समस्या आती है, जो जहाँ मृदा क्षरण की बात आती है कि जल से जो क्षरण होता है उससे भी मृदा का बहुत ज़्यादा होता है, और इसको भी संरक्षण की बात है। और इस पे बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिस पे आप लोग एक सुने ही होंगे, एक स्लोगन भी आया था सरकार की तरफ से कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। तो ये सबसे प्रमुख चीज़ है कि मतलब कि हमें जो कोशिश ये करना है कि जो भी हमारा बारिश का पानी है, और देख रहे हैं जिस तरह से और जैसा वातावरण में या जिस तरह से जो हम लोग कह रहे हैं वातावरण में बदलाव हो रहा है और पानी कम बरस रहा है या पानी बरस रहा है, तो एक निश्चित समय में ज़्यादा पानी गिर रहा, और ज़्यादा पानी गिरने से चूँकि हमारी जो खेत के जो जितने हमारे खेत की मेड़ हैं ये कमज़ोर हैं, तो पानी जो है खेत का पानी जो है दूसरे खेतों में चला जा रहा, या जिधर ढलान है उधर की तरफ जा रहा, तो उसको बचाने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले काम हमें ये करना है कि बरसात के मेड़ को जो है बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, किसी भी तरह से उसका पानी जो है किसी दूसरे प्रक्षेत्र में ना आ जाने पाए। दूसरा इसमें यह भी है कि जैसे आपके प्रक्षेत्र मान लीजिए ढलान युक्त ही खेत है, जहाँ पे अक्सर है कि अगर बारिश हो रही हो या पानी आप दे रहे हो तो क्षरण प्रक्रिया जो है वो मतलब होगी एक सामान्य प्रक्रिया। तो अगर ऐसे उसमें है तो इसमें इस तरह के अब किनारे जो है या उसके जो ऊर्ध्वाकार में इस तरह के कोई झाड़ी नुमा फल लगाएं या इस तरह के फल वृक्ष लगाएं, जिससे कि वो अपरदन की प्रक्रिया या क्षरण की प्रक्रिया को रोका जा सके।
तो इस तरह की इन कुछ बिंदुओं में अगर इस तरह का प्रक्षेत्र है तो वहाँ पे बीच बीच में कई आप मेड़ बना दें, जिससे कि वह अपरदन जो है वो धीरे धीरे या कम मात्रा में हो। जल संरक्षण के दो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो हम उपलब्ध जल का सही तरीके से उपयोग करें और दूसरा हम वर्षा जल का संरक्षण करें। जल के उचित उपयोग के लिए सिंचाई की उन्नत विधियों को उपयोग में लाएं, जैसे क्यारी बनाकर छोटे छोटे खंडों में पानी देना, सिंचाई के लिए पक्की नालियों का निर्माण और अधिक से अधिक क्षेत्र पर सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियाँ जैसे टपक, बौछारी सिंचाई प्रणाली को अपनाना। साथ ही साथ खेत में नमी संरक्षण के लिए मल्चिंग करना। वर्षा जल के संरक्षण और संभरण के लिए हम खेतों की निचली सतहों में पानी जमा करें। कृषि के लिए अनुपयोगी भूमियों पर डबरी और तालाबों का निर्माण करें। नालों में जगह जगह स्टैंप डैम का निर्माण करें। ढाल के विपरीत जगह जगह पर चेक डैम का निर्माण करें। वर्षा काल में जल को डबरी, तालाब इत्यादि में एकत्रित करें और छानकर कुओं और कूपों में डालें, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी और यही जल हम पीने और सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह के प्रबंधन करके जो है अपने प्रक्षेत्रों में और प्रक्षेत्र को मजबूत भी कर सकते हैं, और ये जो इस तरह जो क्षरण है या जो संरक्षण की बात है, इसको भी आप एक अच्छा उससे जो है संरक्षित करते हुए एक अच्छी खेती और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश में गेहूं की कटाई गाही का कार्य चल रहा है, लेकिन मजदूरों की समस्या की वजह से बहुत से किसान भाई इसकी कटाई गाही कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा करवाते हैं और इससे कटाई गाही तो कम समय में हो जाती है, परंतु इससे किसानों को भूसा नहीं मिल पाता, जिससे किसानों के सामने भूसा की समस्या खड़ी हो जाती है। और इस समस्या का समाधान है स्ट्रॉ रीपर यंत्र। तो ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है और यह यंत्र किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान में हमारे किसानों की जो गेहूं है खेतों में लहलहा रही थी, लेकिन इस वक्त कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से, जो कि मशीनीकरण का एक इस वक्त समय चल रहा है, और कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से हम गेहूं की कटाई बहुतायत में हमारे किसान भाई कर रहे हैं। और जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जब कटाई करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर से कटाई होती है। और किसानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है भूसे की। भूसे की जो समस्या है, इसके कारण ही हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए विशेष रूप से भूसे की कमी होती जा रही है। और अगर जब खेत में बहुत ज़्यादा जो हमारा नरवई जिसे कहते हैं या खेत में जो एक्स्ट्रा बचता है, इसके कारण खेतों में लोग किसान भाई जो हमारे वो उसको जला देते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आ रही है। और जो हमारे सबसे आवश्यक जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा जो उपजाऊ जो हमारा एक्स्ट्रा होता है या जो हमारा भूसा होता है, इसका जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है और हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। स्ट्रॉ रीपर एक ऐसा यंत्र है जो कि कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा कटी गई फसल के बचे अवशेषों को भूसे में परिवर्तित कर देता है। इसलिए ये यंत्र किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है। ऐसे समय में हमें चाहिए कि इस भूसे का हम सही एवं उचित उपयोग करें और इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा रीपर है, जिसके माध्यम से हम भूसा तैयार करने की जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग करके हम भूसा को निकाल सकते हैं। और भूसा को निकालने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करें और इसको उपयोग करते समय कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैक्टर है उसमें जब लगाते हैं और लगाने के बाद जब आप उसको चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्पीड लगभग 20 से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि खेत में किसी प्रकार के पत्थर हैं, किसी प्रकार के कंकड़ हैं या किसी प्रकार के कुछ ऐसी ऊंची नीची ज़मीन है, तो उन स्थानों पर आप इन रीपर का उपयोग ना करें, नहीं तो इसकी जो ब्लेड होती हैं उनको टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये जो ब्लेड हैं बहुत पतली होती हैं और ये भूसा को कटाई के लिए उपयोग की जा रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम खेत समतल हों और अच्छी तरीके से तैयार जो खेत होते हैं उनमें ही हम इन रीपर का उपयोग करें और हम भूसे को तैयार कर सकते हैं। और इस भूसे का हम आगामी समय में हमारे पशु हैं उनको खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, इन सब बातों के साथ कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ में एक और ट्राली जो जुड़ी होती है, जिसमें हमें पूरा भूसा जो है तैयार होता है। और भूसा तैयार होने के बाद इस ट्राली में, जो कि पूरी पैक होती है और एक स्थान से इसके अंदर भूसा एकत्र होता रहता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो इस जो हमारी ट्राली है इसको पूरी तरीके से पैक होना चाहिए और हमारी रीपर मशीन और इसके बीच में जो भी हमारे संयोजन हैं, जो भी
भी हम जोड़ते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई ढीलापन ना हो, अच्छी तरीके से पैक हो, ताकि कहीं से भूसा उड़े ना, और न कि भूसा आपका उड़ेगा तो खेतों में फैलेगा और आपको नुकसान होगा, और जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं या जिसका लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से क्षति होगी। ये काफी महंगा कृषि यंत्र है, इसलिए किसान इसे समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं और ये यंत्र सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि ठीक ढंग से इसका रखरखाव किया जाए। तो आइए जानते हैं इस बारे में। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रैक्टर का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप हर समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें, उसकी हवा का जो है वो देखें, कहीं डीजल की समस्या ना हो। इस प्रकार साथ ही साथ जो रीपर मशीन है उसका जब हम 10 हेक्टेयर के लगभग उपयोग कर लेते हैं तो उसकी जो ब्लेड हैं उनमें धार होना चाहिए। इस तरीके से कुछ खास बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मशीन का सही समायोजन करके उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम खरीदने की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा रीपर है या भूसा बनाने की जो मशीन है, ये लगभग रीपर साथ ही साथ जो ट्राली होती है, इन दोनों को अगर हम कीमत की बात करें तो इस वक्त ये बाज़ार में लगभग 3 लाख के लगभग इसकी कीमत बाज़ार में है। और इसको जब ख़रीदना होता है तो इसको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त है, तो और विभिन्न वर्गों के अनुसार इसमें अलग अलग अनुदान प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं, जो कृषि अभियांत्रिकी के, इन विभागों से संपर्क करके और जो अनुदान है उनकी जानकारी प्राप्त करके इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं, अन्य किसानों को किराए पे दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, और एक अतिरिक्त आप जो लाभ इस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और नरवाई जलाने की जो समस्या आज सबसे ज़्यादा है, तो आप नरवाई ना जला के भूसा का तैयार करें और खेतों को फिर इसके बाद तैयार करें, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से फ़ायदा भी होगा, आपकी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दलपुरा, जिला बांसवाड़ा के कृषक मोहन लाल ने। यह मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल की विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्याज की खुदाई और सुरक्षित भंडारण पर किसानों को तकनीकी सुझाव। लेजर लैंड लेवलर यंत्र किसानों के लिए है उपयोगी। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।